एक तो दुनिया का सबसे अच्छा खाना होता है घर का खाना। ट्राई टू अवॉइड बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट जूस तो पॉइजन है, ये मैं आम डायरेक्टली बोल रहा हूँ। और ये मैं कोई फिल्म स्टार की तरह नहीं बोल रहा हूँ जो बोलते हैं और एडवर्टाइजमेंट करते हैं दूसरी चीज़ें। बीइंग हेल्दी एंड बीइंग फिट, इसमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? हेल्दी इज द एब्सेंस ऑफ डिसीज। हेल्दी इज द फर्स्ट स्टेप, while फिटनेस विल बी अ स्टेप अबव हेल्थ। व्हाट इज कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस? आपके हार्ट का और आपके लंग्स का ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप करने की कैपेसिटी थ्रू आउट योर बॉडी। VO2 मैक्स, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकते हो तो प्लीज। मस्क्यूलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, तो इसके बारे में सर प्लीज थोड़ा सा इलैबोरेट कर सको तो। बेसिकली मस्क्यूलोस्केलेटल उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके मसल्स आपके स्केलेटन के ऊपर होते हैं। 70 kg का आदमी हो, उसने अगर कितना वेट उठाया तो वो अच्छा स्क्वाट माना जाएगा? कितना वजन उठा रहा है ये स्ट्रेंथ का पैरामीटर नहीं है। जनरली पैरामीटर्स ये स्ट्रेंथ में देखा जाता है कि अगर आप अपने बॉडी वेट से 1 या 1.5 गुना ज्यादा स्क्वाट कर सकते हो देन यू आर रियली स्ट्रॉन्ग। अगर आप ट्रैवलर हो तो आपके लिए फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है? अगर आप ट्रैवल में हो तो आपका फिटनेस डेफिनेटली ड्रॉप होने वाला है। एक मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, बहुत ही फनी आपको शायद लग सकता है और लोगों को भी। रोटी खानी चाहिए या राइस खाना चाहिए? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। खास इसलिए कि फिट ऋषि व्लॉग्स की जर्नी में आज एक और कड़ी जुड़ने वाली है और उस कड़ी का नाम है पॉडकास्ट। और फिट ऋषि व्लॉग के नाम से अगर कोई दो चीज़ें जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि फिटनेस और ट्रैवलिंग, ये दोनों चीज़ें आती है उसमें। सो जाहिर सी बात है जो फर्स्ट पॉडकास्ट में करने वाला था वो ट्रैवल एंड फिटनेस के बारे में ही था। सो आज का जो पॉडकास्ट है बेसिकली उसका टाइटल क्या है, मैं पॉडकास्ट शुरू करने के बाद में, मतलब जो हमारे गेस्ट है उनको इंट्रोड्यूस करने के बाद में मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चलो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्धार्थ सर, वेलकम टू द शो और थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। और सिद्धार्थ सर के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो सिद्धार्थ सर एक बहुत ही मशहूर पुणे के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं। वो बहुत ही जाने माने एथलीट्स को ट्रेन भी कर चुके हैं और ये खुद एक केटलबेल नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में कई मेडल्स भी जीत चुके हैं। तो ऐसे गेस्ट आज हमारे शो पर आए हैं, तो वापस एक बार उनका वेलकम करते हैं। सिद्धार्थ सर, वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू बॉस। सो सर, मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये मेरे सवाल नहीं है, बहुत से लोगों के सवाल हैं। कि एक हम सिनेरियो इमेजिन करते हैं, मेरी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं जिम गया पहली बार, उसको 15-16 साल हो गए। उस साल में जब मैं जिम गया था तो मैं एक शब्द काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, वो था हेल्दी। ओके। और मैं खुद ट्रेनिंग शुरू करने के बाद में एक नए वर्ड के साथ मैं फैमिलियर हुआ, उसका नाम था फिटनेस। ओके। सो बीइंग हेल्दी एंड बीइंग फिट, इसमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? सी, अगर आपने WHO के डेफिनेशन के हिसाब से आप गए, वो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो मतलब एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ के बारे में सोचता है, पॉलिसीज फ्रेम करता है वगैरह ये सब चीज़ें। तो बीइंग हेल्दी मतलब दे से इफ हेल्दी इज द एब्सेंस ऑफ डिसीज, एज सिंपल एज दैट। नाउ देर आर मेनी पीपल, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हेल्दी हो सकते हैं, मतलब जो उनको कोई ऐसा डिसीज़ नहीं है जो हम लोग आजकल डिसीज़ देख रहे हैं, मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर हम उसको बोलते हैं, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर इश्यूज़ हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो, हार्ट इश्यूज़ हो, हार्ट अटैक, मतलब ये जो आजकल जो भयानक जो ज़्यादा चल रहा है। तो अगर इसमें से आपको कोई भी कुछ भी नहीं है तो आप हेल्दी हो, ये एक आम तरह से एक डेफिनेशन होता है। ओके। फिटनेस और हेल्थ में क्या है, क्या कोई संबंध है? तो संबंध ज़रूर है। आप ये कह सकते हो कि हेल्दी इज द फर्स्ट स्टेप, वेल फिटनेस विल बी अ स्टेप अबव हेल्थ। ओके। गुड हेल्थ बोल रहा हूं मैं। क्या ये म्यूचुअली इंक्लूसिव है? तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप हेल्दी हो, कन्वेंशनल हिसाब से आप हेल्दी हो, यानी आप में कोई डिसीज़ नहीं है,
लेकिन आप फिट ना हो। फिट का मतलब आप फंक्शनली फिट ना हो। फंक्शनली फिट का मतलब आप डेली लाइफ में परफॉर्मेंस में कम पड़ रहे हो। ओके। अब डेली लाइफ में परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? मतलब साफ है। अगर मैं रह रहा हूँ 14th फ्लोर पे या 10th फ्लोर पे, चलो 14 छोड़ो, 10th फ्लोर पे मैं रह रहा हूँ, और 10th फ्लोर में जाने के लिए एक बार अगर मेरा लिफ्ट बंद हो गया और मेरे हाथ में कुछ सामान है, अगर वो सामान लेके मैं 10 फ्लोर्स ना चढ़ सकूं तो मैं फिट नहीं हूं। उसके लिए शायद ये नहीं कि मेरा हार्ट हेल्दी हो सकता है, मेरे हार्ट में कुछ इशू नहीं है, बट मेरे हार्ट की, मेरे मसल्स की, मेरे बॉडी की वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं 10 फ्लोर्स कोई सामान लेके ऊपर जाऊं। सो इस एस्पेक्ट में ये आदमी फिट नहीं है। सर 10 माले तो छोड़ दो, लोगों का आजकल नॉर्मल दूसरे माले तक चलो चढ़ना भी 5 मुश्किल माले है। पकड़ लो। और मैं इसमें एज, जेंडर इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं। चलो हम 10 में क्यों बोल रहा हूं कि 10 एक काफी चैलेंजिंग टास्क है बॉडी के लिए, 10 फ्लोर चढ़ना। 5 फ्लोर जनरली लोग चढ़ लेते, इवन पीपल हु आर नॉट हेल्दी कैन गो 5 फ्लोर्स, दे कैन वॉक ऑन 5 फ्लोर्स। ये नंबर 1 इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट ये छोड़ो, अभी इसमें मतलब इसका मतलब क्या है कि मेरा हार्ट और मेरे लंग्स और मेरे मसल्स मेरे बॉडी को सपोर्ट नहीं कर रहे 10 माले चढ़ने के लिए विद द वेट। मतलब यहां मेरा फिटनेस का कंपोनेंट कम है। दूसरा, अगर मैं, अगर कोई बंदा, कोई यंग यंग आदमी है और वो बुलेट चला रहा है, बुलेट थोड़ा हैवी बाइक होता है, और उसका बुलेट अगर बंद पड़ गया, और अगर 3-4 किलोमीटर के या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई पेट्रोल पंप है और उसको उसको बुलेट को पुश करके लेके जाना है पेट्रोल पंप तक, अगर वो पॉसिबल उसको नहीं हुआ, मतलब वो यंग होने के बावजूद स्ट्रांग नहीं है, मतलब फिट नहीं है। अगर कोई चीज़ नीचे गिर गई और मैं अगर बेंड करके उसको ईजिली नहीं उठा सकता, मतलब मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब मैं फिट नहीं हूं। मतलब फिटनेस में आपका स्ट्रेंथ, जो आपके मसल्स का स्ट्रेंथ होता है, आपके बोन्स का स्ट्रेंथ होता है, आपके टेंडन्स, मतलब अभी टेंडन्स मतलब ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू हम लोग बोलते हैं। मसल को और लिगामेंट एंड टेंडन्स। लिगामेंट, मसल को और हड्डी को जोड़ने वाला जो जो कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम टेंडन बोलते हैं। तो मेरे मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है। अगर मैं किसी चीज़ को पुश नहीं कर सकता, किसी चीज़ को उठा नहीं सकता ईजिली, मैं अगर बेंड नहीं कर सकता, मतलब मेरा फ्लेक्सिबिलिटी, मेरा मोबिलिटी, जो मेरा लचीलापन है शरीर का, वो कम है, मतलब मैं फिट नहीं हूँ। मैं अगर कोई चीज़, कोई ज़्यादा चल नहीं सकता, ज़्यादा ऊपर चढ़ नहीं सकता, मतलब मैं ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकता। ब्रिस्क वॉक भी अगर करने में मुझे अगर तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक करने में, मतलब मेरा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब मेरा हार्ट और मेरा लंग सक्षम नहीं है। अनहेल्दी नहीं है ऐसा नहीं है, हेल्दी है लेकिन सक्षम नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। मतलब फिटनेस में ये बहुत से पैरामीटर्स आते हैं, जिसमें मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ हो गया, जिसमें ताकत बोलते हैं हम लोग, मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, जिसका लचीलापन, जो आप झुक सकते हो, आप बेंड कर सकते हो, ये अगर आप इजीली नहीं कर सकते। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस होता है, मतलब आपके हार्ट का और आपके लंग्स का और आपके ब्लड वेसल्स का ऑक्सीजन का सिंथेसिस करने का कैपेसिटी। मैं बहुत सिंपल सी चीज़ में बोला, मैं इसमें तो लोगों ने इस पर PhD किया है। यस, इट्स अ वेरी वास्ट ये टॉपिक तो सर। बेसिक 3-4 है। राइट। अगर आप नॉन एथलीट हो, अगर आप जनरल पॉपुलेशन में आ रहे हो, और अगर एथलीट हो, तो देर आर मेनी पैरामीटर्स ऑफ फिटनेस, लाइक एजिलिटी है, पावर है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर रहे फिलहाल। एथलीट्स के लिए वो अलग सेक्शन हमको देना It's a पड़ेगा, completely different प्रोप्रायोसेप्शन बोलते हैं segment. उसको, उसको हैंड आई कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। वो एथलेटिक स्पेसिफिक हो गया। आमतौर के आदमी को ताकत, दैट इज मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मतलब हार्ट और लंग्स का ज़्यादा देर तक काम करने की क्षमता, और मूवमेंट फ्री होना डेली लाइफ में, अगर ये 3 चीज़ें लैकिंग है, तो वो हेल्दी होने के बावजूद वो अनफिट नहीं है, या फिर फिट नहीं है, या फंक्शनली फिट नहीं है, हम लोग सेफली बोल सकते हैं। ओके। ओके। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। तो मेरे समझ के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो मुझे इसमें एक चीज़ बहुत ही प्रोमिनेंटली लगी, वो ये है कि मस्क्यूलोस्केलेटल स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको आपकी हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी भी उतनी ही होनी चाहिए। सही है। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे ऐसे, वो जिम में जाकर सिर्फ लिफ्ट करते हैं, सिर्फ कार्डियो वो करने वाले भी भागते लोग नहीं। हैं, वही वो भी है, वो ज़्यादा वे राउंड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो सही है। इन दोनों का एक्चुअली मतलब विच इज, इट गोज हैंड इन हैंड। सो चलो पहले बात करते हैं सर, व्हाट इज कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। सी सिंपल, अगर जैसे अगेन मैंने बोला, लोगों ने इस पर PhD किया है, पेपर्स लिखे हैं, थीसिस लिखा है। बेसिक है आपके हार्ट का और आपके लंग्स का ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप करने की कैपेसिटी थ्रू आउट योर बॉडी, दैट इज योर कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ ज़्यादा देर तक तो मेरे बॉडी में खून तो लिमिटेड है, 6 लीटर होता है जनरली, कुछ होगा ऊपर नीचे हो सकता है। उस खून में ऑक्सीजन के द्वारा, मतलब अगर मैं मान के चलो मैं भाग रहा हूँ तो भागने के लिए मेरे बॉडी का जो ब्लड सप्लाई है, मेरे बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा मेरे वर्किंग मसल्स की तरफ जा रहा है, राइट। तो मेरे वो खून के द्वारा जा रहा है। अगेन खून रिवर्स हो रहा है जो हार्ट की तरफ, जो हार्ट इज लाइक अ बेसिकली पंपिंग सिस्टम, तो पंप कर रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मसल्स की तरफ जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड हो, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजन मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जो लैकिंग ब्लड है उसको फिर से वापस वो हार्ट को आके लंग्स के द्वारा सिंथेसिस होकर लंग्स के द्वारा उसमें ऑक्सीजन जाके फिर से वो सर्कुलेट हो रहा है। तो ये एक प्रोसीजर है। अभी इसमें मैं कौन सा ब्लड कैसे पहले जाता है वगैरह हम लोग इसके बारे में बात, ये हम लोग टेक्निकल बात कर ही नहीं रहे आम जनता के लिए। मेरे हार्ट का और मेरे लंग का जो कैपेसिटी है ब्लड सर्कुलेट करने के लिए, रिच ब्लड थ्रू टू माई मसल्स एंड बैक, वो जितना एफिशिएंट है उतना मेरा एंड्योरेंस अच्छा है। ओके, इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, मुझे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है मेरे मसल्स को काम करने के लिए, वो मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट और लंग्स के द्वारा, लंग्स से फिर हार्ट आएगा, फिर वो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। ये पंपिंग सिस्टम जो है जिसमें हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स तीनों है, ये जितना एफिशिएंटली आपका रन करेगा उतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अगर मैं ज़्यादा ऑक्सीजन सिंथेसिस कर सकता हूँ तो मेरा स्टैमिना या कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस अच्छा होगा। अगर मेरा ब्लड सर्कुलेशन लेस हार्ट के एफर्ट से जा रहा है तो भी वो फ़ायदा है। फिर उसमें अगेन स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह उसके बारे में हम लोग बात नहीं करें। हम लोग जब वो बात करेंगे एफिशिएंसी के बारे में, हाउ एफिशिएंटली योर हार्ट एंड योर लंग्स एंड योर सर्कुलर सिस्टम विच हैज़ द ब्लड वेसल्स एंड ऑल वर्क्स टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वर्किंग मसल्स and bring it back to the lungs and the heart for again re-enriching it and again sending it back। ये पूरा सिस्टम जिसका एफिशिएंट है उसका हम लोग कह सकते हैं सेफली कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस अच्छा है, और वो बिल्डअप होता है जैसे ट्रेनिंग आप करोगे वैसे बिल्डअप करोगे एज वैसे। सिंपल एज दैट। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। पर ज़्यादा हम टेक्निकल में जाते नहीं हैं, पर सिर्फ एक जो कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चलता है, मतलब इट्स अ वेरी फेमस थिंग, VO2 मैक्स, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकते हो तो प्लीज़। यार VO2 मैक्स इज़ अ वेरी टेक्निकल टर्म, उसका ट्रेनिंग भी अलग होता है। VO2 मैक्स बेसिकली आपके सेल्स का ऑक्सीजन सिंथेसिस करने का कैपेसिटी, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करें बिकॉज वो बहुत टेक्निकल है, उसका ट्रेनिंग भी अलग है। बेसिकली आप ये समझिए कि ऑक्सीजन से अपटेक ऑफ ऑक्सीजन आपका सेल या आपका बॉडी, आपका सिस्टम, मैं बहुत ब्रॉड बोल रहा हूँ, मैं टेक्निकल बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, इसमें जा रहा हूँ, जितना एफिशिएंटली ऑक्सीजन, जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मैक्स वो ले सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है, उसका सिंथेसिस हो सकता है। इफ दैट इज एट अ हायर लेवल योर VO2 मैक्स इज गुड। जनरली योर VO2 मैक्स अबव 50 इज अमेजिंग। देयर हैव बीन एलीट एथलीट जिनका VO2 मैक्स 70 भी किया गया है, जैसे नॉर्वेजियन जो एथलीट्स है जो आजकल वो थॉर नॉर्डिक्सन ऐसे कुछ लोग हैं उनका, या फिर आई थिंक स्कैंडिनेवियन लोगों का वो ट्रेनिंग, उसका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग होता है, वो आम तरह से कार्डियो करके उसका नहीं बढ़ता। यू हैव टू डू दैट। वो 4x4 नॉर्वेजियन प्रोटोकॉल उसको बोलते हैं, उसको टेक्निकल हो जाएगा। टेक्निकल हम दूसरा पॉडकास्ट करेंगे। ये आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा, बिकॉज ये हो सकता है कि आपका कार्डियोरेस्पिरेटरी कैपेसिटी अच्छा है लेकिन आपका VO2 मैक्स लैग हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, बिकॉज VO2 मैक्स के लिए आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग करना पड़ेगा। VO2 मैक्स ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। सिर्फ अगर मैं एवरीडे अगर 10 किलोमीटर भाग रहा हूँ, क्या उससे मेरा VO2 मैक्स बढ़ेगा? कुछ हद तक, लेकिन ज़्यादा नहीं। देर आर पीपल हु रन मैराथॉन्स बट हुज VO2 मैक्स मे नॉट बी दैट ग्रेट, बिकॉज VO2 मैक्स रिक्वायर्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल। बेसिकली इट इज द ऑक्सीजन सिंथेसाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द सेल। आप ये इस पे ही छोड़ दो, ओके, उसमें आपको एक अलग पूरा पॉडकास्ट हम लोग को लेना पड़ेगा VO2 एग्जैक्टली गाइज। अगर आपको इस पर भी चाहिए पॉडकास्ट तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सो आगे चलते हैं और अभी बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में हम जैसे फिटनेस ट्रेनर्स बोलते हैं मस्क्यूलोस्केलेटल स्ट्रेंथ। या सो इसके बारे में सर प्लीज़ थोड़ा सा अगर इलैबोरेट कर सको तो। बेसिकली मस्क्यूलोस्केलेटल उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके मसल्स आपके स्केलेटन के ऊपर होते हैं, राइट। ठीक है? तो आपका स्केलेटन भी इन्वॉल्व है ताकत लगाने में। सो सिर्फ मसल नहीं है इन्वॉल्व। अब जैसे मेरा ये आर्म है जिसको ह्यूमरस बोलते हैं, इसके ऊपर मेरा बाइसेप मसल है, तो जब मैं ये करता हूँ तो इसके साथ मेरा मतलब मेरा बाइसेप तो काम कर रहा है बट इट इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय द बोन बिलो, तो दैट स्केलेटन ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्ट्रेंथ जनरेशन।
इसलिए उसको मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ बोलते हैं। और जैसे मैंने बोला टेंडन्स एंड लिगामेंट जो कनेक्टिव टिश्यू वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब आपका फोर्स लगाने का कैपेसिटी। ओके अब पावर में और स्ट्रेंथ में डिफरेंस है। पावर के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करें बिकॉज एथलेटिक स्पेसिफिक है। राइट स्ट्रेंथ मतलब द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू जनरेट फोर्स इन वेरी सिंपल टर्म्स। तो स्ट्रेंथ के कई एग्जांपल्स है। तो अगर किसी चीज को मैं पुश कर सकता हूँ इजीली तो मतलब मेरा स्ट्रेंथ अच्छा है। किसी चीज को अगर मैं पुल कर सकता हूँ इजीली तो मेरा स्ट्रेंथ अच्छा है। किसी चीज को अगर मैं जमीन से अच्छी तरह से उठा सकता हूँ मतलब आई हैव एवरेज गुड स्ट्रेंथ। किसी चीज़ को अगर मैं ऊपर रखना है मुझे तो मेरे बॉडी का हैवी चीज़ है, पूरे बॉडी का इस्तेमाल करके मैं उसको ऊपर रख रहा हूँ तो उसको बोलते हैं इसको मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ। अच्छा बेसिकली मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स द बोन्स द कनेक्टिव टिश्यूज टू अप्लाई फोर्स। इट इज एज सिंपल एज दैट इज स्ट्रेंथ। तो वो स्ट्रेंथ का एप्लीकेशन आप कहीं भी कर सकते हो। आप गाड़ी पुश करने में कर सकते हो, गाड़ी को स्टैंड पे उठाने में कर सकते हो, किसी बॉक्स को उठा लो, किसी चीज़ को यहाँ उठा लो चेस्ट पे, दैट इज स्ट्रेंथ। चलो सर, इस एक टर्म को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं, स्क्वाट्स। जो जिम में हम लोग स्क्वाट्स करते हैं या घर में। एग्जैक्टली तो अगर एक 70 केजी का आदमी हो तो उसने अगर कितना वेट उठाया तो वो अच्छा स्क्वाट माना जाएगा? गुड क्वेश्चन। देखो कितना वजन उठा रहा है ये स्ट्रेंथ का पैरामीटर नहीं है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी आप स्क्वाट के बारे में आपने बात की। स्क्वाट मतलब हम लोग ये मानते हैं कि दर्शकों को स्क्वाट पता है, लेकिन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। आपने देखा होगा जिम में एक बार होता है, बार में वेट होता है। वो वेट आप वो बार लेते हो, बार आपके बैक पे रखते हो और नीचे बैठ के खड़े होते हो। मतलब नीचे बैठ के खड़े होना जो हम लोग घर में करते हैं उसमें सिर्फ चेंज है कि आपके शरीर पे एक बारबेल आ गया और उस पर वेट एडिशनल वेट आ गया, दैट्स अ स्क्वाट। तो आपने बोला था 70 किलो का आदमी है, कितना बोलेगा वो? जनरली पैरामीटर्स ये स्ट्रेंथ में देखा जाता है कि अगर आप अपने बॉडी वेट से 1 या 1.5 गुना ज़्यादा स्क्वाट कर सकते हो देन यू आर रियली स्ट्रांग। ओके ये एक जनरल पैरामीटर। सम पीपल से 2 टाइम्स होना चाहिए, सम पीपल से 1 टाइम्स होना चाहिए, सम पीपल से 1.5। हम लोग उसके बारे में नहीं, वो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट अलग अलग। एग्जैक्टली। लेकिन आपका जो स्ट्रेंथ है वो जनरली ऑफकोर्स ये तो है, अगर 70 किलो का आदमी अगर 150 का स्क्वाट कर रहा है तो ही इज अ डैम स्ट्रांग गाय, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट कितने लोग कर सकते हैं? एथलीट्स करेंगे शायद, जनरल आदमी नहीं करेगा। ट्रू। तो स्ट्रेंथ का पैरामीटर रादर देन वेट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपका वजन है 500, आपका वजन छोड़ दो, आपका खुद का वजन छोड़ दो, मान के चलो कि चलो ठीक है हम आइडेंटिकल वजन के, आपका वजन 90 केजी से मेरा वजन 85 केजी है, 5 किलो का डिफरेंस दोनों देख लेंगे हम। आपने एक बारबेल लिया, मतलब 90 केजी के आदमी ने 500 केजी लिया, 500 केजी, एक एग्जाम्पल है, इतना कोई करता नहीं स्क्वाट, एग्जाम्पल है। और आपने नीचे बैठ के आप खड़े हो गए, मतलब अपने स्क्वाट के, अभी नीचे बैठना और खड़े होना मतलब एक टाइम आपने किया, एक रेपिटेशन बोलते हैं हम, एक रेपिटेशन। आपने वजन लिया, आपने बार रखा, उसमें 500 किलो वजन था, आपने लिया, आप नीचे बैठ गए और उठ गए, मतलब एक बार आपने किया, बैठना और उठना एक रेपिटेशन। ऐसे आपने 10 रेपिटेशन की, 10 बार आपने किया और फिर आपने बार रख दिया। 90 केजी का आदमी 500 केजी बार उठा के 10 बार नीचे ऊपर बैठ रहा है, ठीक है। मैं 85 केजी का आदमी, मैंने 200 किलो लिया, 200 किलो का मतलब बारबेल और वेट लेके, और मैं 4 बार सिर्फ उठ के बैठ के उठ गया, और मैंने 4 के बाद मैं नहीं कर सका, मैंने रख दिया। कौन सा वजन ज्यादा हेवी है? किसने ज्यादा ताकत लगाया आपके हिसाब से? 500 केजी 10 बार उठाने वाला या 200 केजी जो सिर्फ 4 बार उठा सका? जिसने 500 उठाया वो? नहीं, 500 आपने 10 बार उठाया ना, यानी आप उठा सकते थे, यानी वो 500 केजी आपके लिए रिलेटिवली मुझसे लाइट है। ओके। मैंने 200 केजी सिर्फ 4 बार उठाया बॉस, 5वीं बार मैं उठा नहीं सका उसको। ओके मतलब वो वजन कितना उस पर डिपेंडेंट नहीं है, मैं कितनी बार उठा सकता हूं वो डिपेंडेंट है। इसलिए सबसे हेवी वजन वो होगा जो आप सिर्फ एक बार उठा सकते हो। अब वो आपके लिए 1000 किलो हो सकता है, मेरे लिए 50 किलो हो सकता है, वो उसमें फर्क नहीं है, जिसे हम 1 रेप मैक्स बोलते हैं। एग्जैक्टली। इसलिए जब कंपटीशन होता है, अभी आप थोड़ा सा कंपटीशन के बाद में बात करें, इसलिए कंपटीशन जो होता है उसमें एक सेम वेट क्लास होता है, और सेम वेट क्लास का वजन आपको, वहां वजन आपका अलग अलग होता है, बिकॉज वो वही आदमी, सेम वेट क्लास का आदमी
को एक ही बार वजन उठाना है। राइट। तो अगर आपने 150 उठाया तो आप मुझ और मैंने 140 उठा तो आप मेरे से स्ट्रांग करो। लेकिन डेली लाइफ में हम उसको ऐसा नहीं देखते। कितनी बार आप कोई वजन उठा सकते हो वो उससे आपका ताकत दिखाई देता है। आपसे सबसे ज़्यादा ताकत आपको वही लगाना पड़ेगा जो वजन आप एक बार उठा के उसके बाद नहीं उठा सकते। 1 rep max. तो शायद वो 10 किलो हो सकता है, किसी के लिए 1000 किलो हो सकता है। सो एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। बट Absolutely. एक आम आदमी को इतनी ताकत जरूर होनी चाहिए कि वो कोई भी उसका जो 1 RM वजन है, मतलब ऐसा वजन जो वो एक बार उठा सकता है, वो कुछ भी करके एक बार उसको उठाने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उठाते समय वो ब्रेक डाउन हो गया। राइट। क्योंकि ऐसे दुनिया में ऐसे जनरली डेली लाइफ में ऐसा एग्जाम्पल नहीं होता है, ऐसा इंसिडेंट नहीं होता है कि हम लोग कोई वजन ऐसा उठाए कि हमको एक बार ही उठाना पड़े। बट ऐसा भी वजन आपको उठाने आना चाहिए कि तो आप 4-5 बार तो उठा सकते हो, देन यू कैन कीप इट डाउन। ऑफ कोर्स ये मतलब एक आइडियल सिनारियो हम लोग देख रहे हैं। अब वो किसी बूढ़े आदमी के लिए 15 किलो हो सकता है, बट अगर कोई बूढ़ा आदमी, अगर कोई 90 ईयर्स ओल्ड आदमी 50 kg उठा सकता है या फिर वो रख सकता है, इज स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है। एब्सोल्युटली। तो वजन पे इशू नहीं है, वो कितनी बार उठा सकता है और किस तरह से उठा सकता है। Exactly. हालांकि उसमें अगेन रेंज वगैरह वो हम लोग उसके बारे में नहीं करें, वो नहीं। टेक्निकल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अभी हमने थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ भी देख ली। हमने जाना कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस और मस्क्यूलोस्केलेटल स्ट्रेंथ क्या है। अब मेन चीज़ पर वापस आते हैं, ट्रैवल की बात करते हैं। क्योंकि आप जानते हो आई लाइक ट्रैवलिंग। मैं मेरी बाइक पर बहुत ज़्यादा घूमता हूँ। तो मेरा सबसे बेसिक एक सवाल है आपसे, जिससे हम आगे की शुरुआत करेंगे। वो है कि अगर आप ट्रैवलर हो तो आपके लिए फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है? ट्रैवलर मतलब आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग की बात कर रहे हो या ओकेजनल ट्रैवलिंग की बात कर रहे हो, या ओवरऑल एक जनरल आप सुनना चाहते हो कि ट्रैवल करने वाले आदमी को फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए? मैं अज्यूम करता हूँ ये जनरल लोगों के लिए है। कोई भी, मतलब कोई हैबिचुअल ट्रैवलर हो, कोई कभी भी, कोई मतलब नहीं। महीने में एक बार जाए, कोई 6 महीने में नहीं। एक बार जाए। राइट। और ट्रैवल कैसे भी हो सकता है, वो बाइक से हो, यो ट्रेन से हो, कौन सा भी हो, यू मोड ऑफ आर इन ट्रैवल कौन सा ट्रैवल, भी यू हो। आर नॉट एक्सेसिबल टू, यू आर नॉट हैविंग एक्सेस टू अ जिम, या राइट। फिर ये और एंड ये आप प्रिज्यूम करें कि ये आदमी जो ये जिम जाने वाला और फिट आदमी है। सो ओके, लेट्स कंसिडर वन सिनारियो। देयर इज अ गाय और गर्ल। वो आदमी या वो औरत 30 साल से ऊपर है, रेगुलर जिम जाती है, मतलब हफ्ते में 4 बार। हेल्दी है, मतलब एब्सेंस ऑफ डिसीज है। एब्सोल्युटली हेल्दी है, रेगुलर जिम जाती है, उसका डाइट भी ठीक ठाक है, ठीक है। मतलब शी और ही इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ द ठीक है। इनटेक। ठीक है। सो अगर वो इंसान अगर ट्रैवल पर जाए, सो हाउ कैन ही और शी मैनेज टू मेंटेन हिज और हर करंट फिटनेस लेवल? एक तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ट्रैवल में हो तो आपका फिटनेस डेफिनेटली ड्रॉप होने वाला है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड रेजिम नहीं है आपके पास। फिर राइट। अभी यहाँ अगर मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ तो मैं जिम जा रहा हूँ, मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैं स्क्वाश खेल रहा हूँ, मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा, मतलब वो मेरा एक रूटीन जो है वो मेरा डिस्टर्ब होने वाला है। सो आप पहले तो एक्सपेक्ट मत करो कि आपका ट्रैवल में आपका फिटनेस डाउन नहीं होगा। फिटनेस ऐसा है कि आप जनरली 10 या 12 दिन कोई भी एक्टिविटी नहीं करते तो आपका डी कंडीशनिंग स्टार्ट होता है। आपको समझ में आएगा? Totally मतलब agree. आपका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, Totally आपका agree. कार्डियो ड्रास्टिक नहीं होगा लेकिन वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। Yes. और अगर 20-25 दिन, महीना भर अगर आपने वर्कआउट नहीं किया तो आपका सेफली बोल सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, आप अलग अलग आदमी के लिए, अलग अलग औरत के लिए अलग अलग होता है। 40% फिटनेस आपका रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस है तो कम होने के चांसेस है। स्ट्रेंथ तो कम होता ही है, स्ट्रेंथ होता है। अगेन ऑफकोर्स वो बिल्डअप होता है, सो वो तो कम होने वाला है। लेकिन अभी इसमें मेंटेन करने का मतलब, अभी मेंटेन करने को देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू दैट। इस सिनारियो में कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस मेंटेन करना इजी है, बिकॉज आप कहीं भी जाओ, यू कैन गो फॉर एन आउटडोर रन, यू कैन गो फॉर हाइक, आप हाइकिंग के लिए जा सकते हो। आप जिम में, अगर आपके होटल में कोई जिम है, एक्सेस है, अलग अलग प्लेसेस में भी आप उस पर ट्रेडमिल वगैरह करके कर सकते हो। आप चल सकते हो। मेनी पीपल वॉक। अभी अब्रॉड जो लोग जाते हैं दे ऑफन टेल मी, मेरे क्लाइंट्स की, सर मैं वॉक बहुत करता हूँ। ऑफ कोर्स वॉकिंग एंड रनिंग दे आर डिफरेंट, बट स्टिल आप एक्टिव, आप 10, 15, 12 किलोमीटर्स कभी कभी लोग एवरीडे चलते हैं।
कभी कभी ब्रिस्क वॉक कर दे, बट वो एक्टिव है, तो आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, एटलीस्ट आपका स्टेडी स्टेट एंड्योरेंस जो है, अगेन वो VO2 max की बात नहीं करो, वो ऐसे नहीं होता है। स्टेडी स्टेट जो एंड्योरेंस है वो कुछ हद तक ज़्यादा मेंटेन अच्छी तरह से हो सकता है। और इफ़ यू गो फॉर अ रन, अगर मान के चलो आप पूना में रह रहे हो और आप यहाँ सेटल्ड हो और यू गो फॉर एवरी वीक यू आर गोइंग थ्राइस फॉर अ रन ऑफ 10 किलोमीटर्स, तो 30 किलोमीटर आप एवरी वीक कर रहे हो, तो वो तो आप वहाँ भी कर सकते हो। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के लिए इशू नहीं होता है ज़्यादा, अगर आपने किया ठीक तरह से। तो अगर आप ऐसी जगह गए जहाँ स्नोफॉल है, चलो ऐसे प्रिज्यूम करते हैं सब, तो आप स्नो में चल के भी आपका एंड्योरेंस बढ़ सकता है, तो वो अलग एक स्टिमुलस होगा आपका। तो वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन मेक इट अप, यू कैन इंप्रूव। आप बीच पे गए तो इनफैक्ट आप बीच पे रन कर सकते हो, उसको एक अलग स्टिमुलस है बीच पे रन करने का। उसमें आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस अलग तरह से टेस्ट होने वाला है, आपके बायो मैकेनिक्स अलग तरह से टेस्ट होने वाले हैं। तो एज आई सेड कि उसमें आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा। आपको इशू आएगा स्ट्रेचिंग में भी इशू नहीं आएगा। अगर आप योगा कर रहे हो रेगुलरली, अगर आप घर में भी योगा करते हो, होटल में कर लो योगा या स्ट्रेचिंग प्रोटोकॉल। इशू होता है स्ट्रेंथ का, बहुत जल्दी ड्रॉप होता है सर हाँ, वो। क्योंकि जिम में आप जिस तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो वो आप बाहर नहीं कर सकते या घर में नहीं कर सकते, क्योंकि जिम में स्पेसिफाइड मशीन्स होते हैं जो आपके मसल्स को, आपके टेंडेंस को अलग अलग एंगल से हिट करते हैं। वो आपको बॉडी वेट के साथ नहीं हो सकता। आप मेंटेन कर सकते हो। तो मैं बॉडी, अगर मान के चलो मैं अगर बारबेल स्क्वाट्स कर रहा हूँ जिम में, तो मैं बॉडी वेट स्क्वाट्स होटल में कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, लेकिन वो स्टिमुलस अलग है। फिर मुझे वहाँ अगर मैं इधर 10 रेपिटेशन करना हूँ वेट लेके, तो वहाँ मुझे कंटिन्यूस 40 रेपिटेशन करना पड़ेगा। तो वर्क तो होगा लेकिन उस तरह से स्टिमुलस नहीं मिलेगा। अब मैं लैट पुल डाउन कैसे करूँ बाहर? अगर मैं पुलअप कर रहा हूँ, अभी पुलअप करने वाले वैसे भी जिम जाने वाले पब्लिक में हाफ % लोग भी पुलअप नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं पुलअप कर सकता हूँ तो फिर मैं कहीं लटक के भी पुलअप कर सकता हूँ। बेंच प्रेस, चलो मैं चेस्ट के लिए बेंच प्रेस जिम में करता हूँ, मैं पुशअप्स लगा सकता हूँ, ठीक है पुशअप्स, बट वो एग्जैक्टली वैसे के वैसे लोड नहीं है। तो वो थोड़ा सा आपको बॉडी वेट का या इसका इस्तेमाल करके आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपका उतनी अच्छी तरह से होगा। कार्डियो आपका हो सकता है, स्ट्रेचिंग आपका हो सकता है, उससे वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है फ्रैंकली स्पीकिंग। इनफैक्ट इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो किसी शहर में और अगर वहाँ आप कार्डियो करोगे तो इनफैक्ट आपका माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी वगैरह वो ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छा होगा। अच्छा होगा वो, ऑफ कोर्स उसके लिए भी आपको 15-20 दिन रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है Right. डायरेक्टली। वो एक्लिमेटाइजेशन, प्री एक्लिमेटाइजेशन फेज भी होता है, बट कार्डियो रेस्पिरेटरी यू आर वेल सर्व्ड। स्ट्रेंथ वाइज यू हैव टू स्ट्रेंथ वाइज यू हैव टू मेक इट अप या मॉडिफाई एवरीथिंग। चलो सर, अभी हम बात करेंगे कि कौन से वो इक्विपमेंट्स है जो आप आपके साथ कैरी कर सकते हो, जिन इक्विपमेंट्स को कम जगह लगती है, जो इक्विपमेंट्स छोटे हैं, और जिम तो आप कैरी नहीं कर सकते, पर जो इक्विपमेंट आप कैरी कर सकते हो वो आपको कुछ हद तक हेल्प करे, ऐसे कौन से इक्विपमेंट्स हैं टू बी ऑनेस्ट? जैसे हमने पहले भी बोला था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपका कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है, लेकिन ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स है कि जो आप कैरी कर सकते हो और उसमें आपके बॉडी को आप स्टिमुलस दे सकते हो। उसमें कुछ इक्विपमेंट तो ऐसे कि आप रेगुलर जिम में भी उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे TRX सस्पेंशन ट्रेनिंग बोलते हैं, जो TRX बैंड होता है, तो वो तो आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, तो बैंड है, मतलब वो आपको रैप करके लेके जाना है। वो TRX पे आप काफ़ी अच्छी तरह से पुशिंग यानी चेस्ट के एक्सरसाइजेस, पुलिंग कर सकते हो, आप कोर बेस्ड एक्सरसाइज कर सकते हो, बेसिकली बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस, जिसको हम लोग पेल्विक बैलेंसिंग बोलते हैं, तो वो सब TRX पे आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। दैट्स अ गुड वे टू डू इट। एक छोटे छोटे रेजिस्टेंस बैंड्स आते हैं या रेजिस्टेंस लूप आते हैं, वो भी आप कर सकते हो, पर हालांकि वो छोटे मसल्स के लिए होते हैं, जैसे कि मैंने रोटेटर कफ के लिए कर लिया, मैंने ग्लूट्स मीडियस के लिए कर लिया। नहीं तो ओवरऑल आपको TRX इज अ गुड वे टू गुड इक्विपमेंट टू कैरी व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। एंड बॉडी वेट, वो मतलब बॉडी वेट मतलब कैलिस्थेनिक्स होता है। ऑफकोर्स TRX भी कैलिस्थेनिक्स का एक हिस्सा बोल सकते हो आप, लेकिन उसमें एक इक्विपमेंट है। कैलिस्थेनिक्स इज टोटली विदाउट इक्विपमेंट, बॉडी वेट स्क्वाट लगाओ, पुशअप्स लगाओ, फिर रेपिटेशंस बढ़ाओ, तो मान के चलो आप ज़्यादा रेपिटेशंस करो आपको स्टिमुलस देने के लिए। कोर बेस्ड एक्सरसाइज हम काफ़ी कर सकते हैं, क्योंकि कोर बेस्ड एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट की बहुत ज़रूरी नहीं है। ऑफकोर्स है, बिकॉज कोर बेस्ड एक्सरसाइज भी जिम में केबल्स के साथ इसके साथ किया जाता है, बट जैसे क्रंचेस हो बॉडी वेट के साथ, एब्डोमेन क्रंचेस ये हो, TRX पे आप काफ़ी अच्छी तरह से कोर ट्रेनिंग कर सकते हो। उसमें सस्पेंडेड फ्लोटिंग क्रंच प्लैंक भी है, प्लैंक भी है, फ्लोटिंग क्रंच भी, ये आप सब कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको कैरी करने के लिए ये सबसे बेस्ट है। देर आर सम पीपल हु कैरी इक्विपमेंट्स लाइक मेडिसिन बॉल है ना, वो थोड़ा कम्बरसम हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मेडिसिन नहीं सर, वो कैरी करना मुश्किल है, और वो उसका डिफिकल्ट। मेडिसिन बॉल का बेसिकली ज़्यादातर यूज़ वो पावर ट्रेनिंग में, जो एथलीट्स के लिए, तो आम आदमी के लिए मैं उसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। TRX इज अ गुड वे टू डू इट।
TRX वैसे भी आप जगह भी कम लगती है हाँ, उसको। आपके कन्वेंशनल जिम में भी आप TRX करो। TRX आप आउटडोर भी कर सकते हो, आप किसी झाड़ को भी लटका के उसको कर सकते हो। दैट्स अ गुड पीस ऑफ इक्विपमेंट। रेजिस्टेंस बैंड्स आर अ गुड पीस ऑफ इक्विपमेंट टू डू। एंड बॉडी वेट, इसका तीनों का कंबाइन करके आपको करना पड़ेगा, ओके, विच इज़ गुड इनफ। मतलब 15-20 दिन के लिए आप मेंटेन कर सकते हो। ऑफकोर्स स्ट्रेंथ ड्रॉप होने वाला है आपका, बट इट्स अ गुड वे टू वर्क। ओनली कार्डियो करने से, ओनली स्ट्रेचिंग करने से आप अगर तीनों करोगे तो इट विल बी बेटर। तो ये आप डेफिनेटली कैरी कर सकते हो। और अगर ट्रैवल करते टाइम आपको फिटनेस के लिए कितना टाइम देना चाहिए? देखो बॉस, ये तो सब्जेक्टिव है, लेकिन आम तौर पे इन जनरल हम इन बात जनरल करेंगे। एनी कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज जब आप करते हो तो उसका उसका एक ऐसा प्रिंसिपल है कि आप कम से कम आपको अपने हार्ट रेट को एलिवेट करना है, और उस एलिवेटेड हार्ट रेट को कम से कम 30 to 35 मिनट्स रखना है फॉर अ जनरल पब्लिक। अभी एथलीट के लिए ऑफकोर्स 45 मिनट्स 50 मिनट्स ट्रेनिंग होता है, तो एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक, जॉग। इफ यू आर यूज टू अ ब्रिस्क वॉक, गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक, जॉग, जहाँ आपका हार्ट रेट बढ़ जाए और उसको मेंटेन करें। एटलीस्ट 30 to 35 मिनट्स आप करो। अगेन सिर्फ रिक्रिएशन चलना, अभी मैं बीच पे गया और बीच पे मैं मेरे गर्लफ्रेंड के साथ चलने लगा, वो नहीं है कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। क्योंकि वो आप चैलेंज नहीं, देखो एक्सरसाइज का मतलब आप खुद को चैलेंज कर रहे हो। सिर्फ चलना इज अ गुड एक्सरसाइज, इट्स अ गुड एक्टिविटी, इट्स नॉट एन एक्सरसाइज। खाना खाने के बाद आप चलो ना, आप 1 घंटा, अच्छा है वो आपके लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, आपके जो ग्लूकोज जो सिंथेसिस है उसके लिए अच्छा है, बट उसको आप एक्सरसाइज नहीं बोल सकते। एक्सरसाइज के लिए आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा बॉडी को। उसके लिए 30 to 35 मिनट्स ऑफ आइदर फास्ट वॉक इफ यू आर नॉट यूज टू जॉग, और कम सिंपली जॉग। स्विमिंग कर सकते हो आप इफ यू आर यूज टू स्विमिंग। स्विमिंग पूल्स होते हैं आजकल अच्छे अच्छे होटल्स में, रिजॉर्ट्स में। स्विमिंग आप करो 20-25 मिनट एट अ स्टेडी स्टेट, उसमें भी बहुत अच्छा है, वो कर सकते हो। बट 30 to 35 मिनट्स मिनिमम आपको कोई भी कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी एट अ मॉडरेटली चैलेंजिंग लेवल करना पड़ेगा। तभी आप कह सकते हो कि मैंने कार्डियो रेस्पिरेटरी वर्कआउट किया है। स्ट्रेचिंग, योगा, ऑफ कोर्स आप कर कोई सकते भी हो, स्ट्रेच आप 30-35 सेकेंड, आप 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हो, तो आपका स्ट्रेचिंग का भी फायदा हो जाएगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगेन डिपेंडिंग ऑन आपका प्रोटोकॉल, 2 या 3 सेट्स 10-15 रेपिटेशंस वगैरह आप करो। लेकिन कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस के लिए 30 to 35 मिनट्स ऑफ इंटेंस या मॉडरेट, हाईली इंटेंस नहीं, मॉडरेटली इंटेंस एटलीस्ट एक एक्टिविटी ऑन अ सस्टेन्ड कंटिन्यूस बेसिस आपको करना है विदाउट इंटरप्शन। 40 मिनट्स 45 मिनट्स इन जनरल दिन का अगर किया तो भी चल जाएगा। हाँ, मतलब अगर आप वार्म अप कर रहे हो, आपका वार्म अप में 5-6-7 मिनट चले गए, आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, आपके फिटनेस, यार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कभी कार्डियो करो, एक दिन कार्डियो करो, एक दिन स्ट्रेंथ करो। उसमें अगर मान के चलो आपका 30-35-40 मिनट्स चला गया, और उसके बाद पोस्ट जो स्ट्रेचेस होता है, मतलब जो आप लोग अंत में जो स्ट्रेचेस करते हैं, Right. जो होल्ड स्ट्रेचेस जो हम लोग करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, मिला के एक 50-55 मिनट्स इज इनफ। और वैसे भी अगर आप बाहर हो तो वैसे चलना आपका होने ही वाला है, वो तो है सर यहाँ बट वो चलना है, वो सर, वो एक एलिवेटेड हार्ट रेट से शायद नहीं होगा। शायद आप रुकोगे, आप चलोगे, आप आराम से चलोगे, इसलिए वो एज एन एक्टिविटी ज़रूर करो, इट्स ग्रेट। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा सर, और आपको एक मैं चीज़ शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो बहुत से जो स्पॉट्स हम देखने के लिए जाते हैं, वो स्पॉट देखने के लिए हम इधर जाते हैं बाय कार से राइट, या फिर स्कूटर रेंट करते हैं। राइट। और एक्चुअली अगर डिस्टेंस वाइज देखा जाए ना, तो उन स्पॉट्स का जो डिस्टेंस होता है वो 4 से 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होता है। सही है। तो वहाँ पर हम चल के भी जा सकते हैं एक्चुअली। पर मैंने ये देखा है कि मेरे बहुत से दोस्त हैं, एक्चुअली गाइज नॉट ब्लेमिंग यू, इट्स एवरीवेयर। सो आलसी हो जाते हैं जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो लोगों के शरीर में एक वो उनका इनर्शिया बढ़ जाता है, और नहीं यार यहाँ पर तो जाना है तो चलो स्कूटर या फिर कार रेंट आउट करके जाएंगे। तो अगर मेरे हिसाब से अगर कोई एक स्पॉट आप देखना चाहते हो और अगर वो 4-5 किलोमीटर की दूरी तक है, तो आप एटलीस्ट वन वे यू कैन वॉक। अभी आपका क्वेश्चन अच्छा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन से वेदर में आप जा रहे हो। आप यूरोप में गए जहाँ प्लेजेंट वेदर है तो आप चल सकते हो, और क्या आप फैमिली के साथ, अब बच्चे हैं आपके पास, आप कैसे करोगे? Right. 5 किलोमीटर नहीं चलोगे ना, तो आपको Right. ये सब फैक्टर्स करना पड़ेगा, ये चीज़ें, राइट। तो अगर अब अकेले तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों चलो चलो, इन दैट केस चलो, बट अगेन डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड ऑन द वेदर। राइट। ये आप समझो,
जनरली हम लोग प्लेजेंट वेदर की जगह ही जाते हैं जनरली, तो वहाँ आप चल सकते हो, बट डिपेंड्स ऑन द फैमिली ऑल्सो। अगर फैमिली है तो वो मुश्किल हो जाएगा। यस, तो अगर आपके पास आप फैमिली को लेके जा रहे हो या बच्चे वगैरह, तो इनफैक्ट फिर आप पे वो ज़्यादा ऑनर्स है टू एक्सरसाइज, टू रिमूव टाइम फॉर दैट एक्सरसाइज फॉर 50 मिनट्स एंड डू इट देयर। तो देखो यार, अगर सीरियस हो तो वो बंदा सुबह 5 बजे उठ के एक 30 मिनट्स का राउंड मार के आएगा, देन ही विल मिक्स विद हिज फैमिली। वो इंडिविजुअल बेसिस पे है। With family, it becomes difficult, definitely. In fact, with family, you have to then take out that special time and do it. अगर आप बैचलर हो या आप दोनों तीनों जा रहे हो या आप कपल और जा रहे हो, देन यू कैन मेक ऑल दिस थिंग्स। आप चल के जाओ, ये करो, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता जब फैमिली हो। इन सेंस क्या है, आप कुछ भी करो, आपके पास आप फैमिली आपके साथ हो ना हो, आप अकेले हो, आप 2 लोग हो, आप कौन से भी वेदर में हो, आपको कम से कम 40 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज एवरीडे करने की कोशिश करो। या फिर हफ्ते में, चलो आप 15 दिन गए हो हॉलीडे पे, 10 दिन करने की, 5 दिन चलो चिल आउट करो, बट 10 दिन कम से कम करो। एटलीस्ट आपका 75% जो टाइम है आपके वेकेशन का, 70-75% एक्सरसाइज में जाना चाहिए। और मैं ज़्यादा हेवी नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं मेंटेनेंस फेज के एक्सरसाइज बोल रहा हूँ। मैं कुछ आपको HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, केटल बेल ट्रेनिंग, वो मेटाबॉलिक कंडीशनिंग, मैं बड़े बड़े शब्द नहीं यूज़ कर रहा हूँ इधर। मैं बेसिक कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, बेसिक स्ट्रेंथ वर्कआउट, बॉडी वेट, TRX, या फिर जिम एक्सरसाइज हो तो जिम के साथ, लाइट वेट के साथ करो। एब्सोल्युटली, और स्ट्रेचेस एवरीडे करो। एब्सोल्युटली, तो आपका करना है। एब्सोल्युटली। सर, चलो हमने देखो, ये कहना इजी, ऑफ कोर्स इट इज़ ईजियर सेड देन डन, बट इफ यू आर सीरियस डू इट। और उतना कुछ मुश्किल नहीं है। 45 मिनट्स कौन नहीं है? 45 मिनट्स जल्दी सो जाओ, गैजेट्स मत देखो 50 मिनट्स। दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट सर। सिंपल। मैं किधर बोल रहा हूँ आपको 2-3 घंटे का उसमें डालो, सिंपल है ना। राइट। ओके सर, अब ट्रैवलिंग की बात करें और खाने की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ खाने के लिए ट्रैवल करते हैं। यस, मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ पर्सनली। यस। अगर गाइस आपके लिए तो डाइट का कितना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि लोग ना ट्रैवल के लिए जाते हैं तो पूरा जो उनका डाइट का रेजिम है, डाइट मतलब कम खाना नहीं, डाइट मतलब जो आपकी बॉडी को चाहिए वही खाना, पूरा छोड़ देते हैं। सो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप एटलीस्ट कुछ हद तक वो कैसे मेंटेन कर सकते हो? मतलब ऐसे कुछ खाने के ऑप्शंस अवेलेबल अगर है आपके पास, वेज में, नॉन वेज में, कौन से भी, तो कौन से ऑप्शंस हमको पिक करने चाहिए? मैं कोई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जनरल गाइडलाइंस के बारे में बात कर सकता हूँ। एक तो दुनिया का सबसे अच्छा खाना होता है घर का खाना। और ये मैं कोई फिल्म स्टार की तरह नहीं बोल रहा हूँ जो बोलते हैं और एडवर्टाइजमेंट करते हैं दूसरे चीज़ों का। मैं प्रॉपरली बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स घर का खाना भी आप कौन सा खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जनरली जैसे अभी एक जो खाने का जो खाना का मैं बोलूँगा कि जो इतना यूज़फुल नहीं, जो ज़िंदगी में आपने कभी भी नहीं खाया तो भी चल सकता है, ऐसे कई खानों के एग्जाम्पल है। गिव मी वन एग्जाम्पल कि अभी ज़िंदगी में आपने कभी भी नहीं खाया तो भी चल सकता है। बर्गर, ठीक है, पैटी। बाहर के ब्रांड्स का छोड़ दो, वो तो मतलब उसका कोई मुझे कहने का मतलब नहीं, दे आर ऑल यूजलेस। या मैदे का बिस्किट, चलो मैदे का बिस्किट ले लो, मैदा इज सपोजिटली वो है ही नहीं, मतलब वेरी जेनरिक थिंग, और वो खाना भी नहीं चाहिए। चलो मतलब वो नहीं खाना चाहिए, इट्स अ फैक्ट, वो कोई भी किसी को डिस्प्यूट करे ना करे। लेकिन घर में जो मैदे का बिस्किट आप बनाओगे वो कहीं भी एट एनी टाइम बाहर के मैदे के बिस्किट से अच्छा होगा, ये मैं ये बोल रहा हूँ। हालांकि मैदा बेकार है दोनों तरफ। सो कहने का मतलब ये, तो घर का खाना तो बेस्ट है। तो वैसे तो आप बाहर जाओगे तो घर का खाना तो नहीं खाने वाले। अब इशू ये होता है, जब मैं भी जाता हूँ हॉलीडे पे मेरी फैमिली के साथ हो, मैंने ये देखा कि जो रिजॉर्ट्स में हम लोग रहते हैं, जो अच्छे अच्छे होटल्स में रहते हैं, उसमें ब्रेकफास्ट बिकम्स अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। मेरे जैसा आदमी जिसको ब्रेकफास्ट करने की आदत ही नहीं है, मैंने बचपन से कभी ब्रेकफास्ट किया ही नहीं। मैं भी नहीं। हाँ, बट दैट इज सब्जेक्टिव अगेन। मैं एडवाइस नहीं करूंगा ब्रेकफास्ट, जिसको अगर आदत है तो ब्रेकफास्ट करो, बिकॉज दैट्स द नाउ देयर आर अगेन डिफरिंग व्यूज ऑन दैट। इट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ योर डे, इट इज हैज़ टू बी देयर। ऐसे मैं जिंदगी भर नहीं कहा, अभी आई एम फिट एंड फाइन, मैंने कभी ब्रेकफास्ट किया नहीं है। लेकिन अगर मैं टेम्प्ट होता हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए होटल में, अगर मैं टेम्प्ट होता हूँ, 1-2 बार ऐसा हुआ है, सो देन द पॉइंट इज कि आप क्या खाओगे और कब खाओगे। यस। तो जैसे मेरे जैसा आदमी जो ब्रेकफास्ट कभी ज़िंदगी में करता नहीं, लेकिन कभी कभी रिजॉर्ट पे मैं करता हूँ, तो आई स्टिक टू ओनली हेल्दी फूड्स। अभी बाहर हेल्दी फूड्स है, जैसे एग्स है, सैलड्स है,
कोई अगर मिलेट का अगर कोई पराठा दे रहा है, बटर है, वो खाओ आप, फ्रूट्स है, यू कैन ईट। वहाँ आप मफिन्स और ये मत खाओ, पेस्ट्री मत खाओ, फ्रूट जूस मत पियो। तो ब्रेकफास्ट करो, वो हेल्दी ऑप्शन है, एग ऑमलेट कर लो खुद के लिए, वो सर वो सबसे बना ज़्यादा देते भीड़ हैं। तो स्वीट के पास ही होती है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो वो कर सकते हो आप। सैलड्स ले लो, वेजिटेबल जूस, हालांकि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ वेजिटेबल जूस, आई थिंक यू शुड बी ईटिंग वेजिटेबल्स, बट ठीक है वेजिटेबल जूस ले लो, तो उसमें आपको ऑप्शंस है ना बॉस। राइट। और अगर आपने ब्रेकफास्ट हेवी किया, देन ट्राई टू टेक ओनली डिनर अर्ली, कर सकते हो, आपके हाथ में है वो। यस यस। और अगर आपको 3 बार खाने की अगर आदत है, तो आपका लंच लाइट लो। तो हेवी ब्रेकफास्ट लंच वो घर में जैसा करो, लेकिन आपको थोड़ा सा अभी लंच क्या नहीं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये हर एक का, वेज खाना चाहिए नॉन वेज खाना चाहिए, हर एक का इंडिविजुअल है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। एब्सोल्युटली। आई एम अ फैन ऑफ बोथ वेजिटेरियन फूड एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, लेकिन वो अगेन रिलीजियस कंसिडरेशंस, फेथ, वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल दैट। उस हिसाब से हर एक को अपना अपना डाइट ये एब्सोल्युटली। करना है। सो ट्राई टू ईट हेल्दी। अगर आप वेजिटेरियन हो तो ट्राई टू ईट हेल्दी फूड। हेल्दी होता है ना, अभी अभी आप मैदे का रोटी मत खाओ, आप राइस या जवार का रोटी खा सकते हो, या फिर फाइबरस फूड थोड़ा। फाइबरस फूड, आप सब्जी खाओ, पनीर खाओ, आप डेजर्ट बंद करो, डेजर्ट मत खाओ। और अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन भी ऐसा नहीं कि नॉन वेज एवरीथिंग इज हेल्दी, पैक्ड नॉन वेज मत खाओ, फ्रेशली मेड खाओ, नॉन वेज खा सकते हो आप। एब्सोल्युटली नॉन वेज तो कोई भी खा सकते हो आप। एब्सोल्युटली। ट्राई टू मिक्स इट अप विथ सैलड्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। देखो होटल में खाना बेकार होता है क्या? ऑफकोर्स बेकार होता है, घर से तो कंपेरिजन नहीं है। तो उसमें भी हेल्दी अल्टरनेटिव्स है ना, आप लो ना वो। राइट। सो आइदर आप आपके मील, अगर आप हेवी खा रहे हो तो मील कम करो, या फिर अगर आपको छोटे छोटे मील्स खाने की आदत है 3 तो खाओ, लेकिन हेल्दी खाओ। हेल्दी ऑप्शंस होता है, नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग खाते नहीं है, घर के साथ कंपैरिजन नहीं है, बट यू कैन डू दैट। अगेन सब्जेक्टिव है, अगेन मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा हूँ इधर, लेकिन ट्राई टू अवॉइड बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट जूस। फ्रूट जूस में तो शक्कर बहुत होता है। फ्रूट जूस तो पॉइजन है, ये मैं आम डायरेक्टली बोल रहा हूँ। फ्रूट जूस इज पॉइजन, फल खा सकते हो आप। कैंड जूस पॉइजन। शुगर ही है सब। शुगर छोड़ो यार, शुगर है वो सिंथेसाइज क्या क्या डालते हैं उसमें, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, यूएस का जब सबसे बेकार चीज़ें अपने पास आ रहा है, हाई फ्रुक्ट। बेकरी प्रोडक्ट्स टोटली अवॉइड कर सकते हो। तुमको ब्रेकफास्ट में बेकरी प्रोडक्ट्स क्यों खाना है, पेस्ट्री क्यों खाना है, मफिन क्यों खाना है? कभी ठीक है, एक बार 8 दिन में एक बार खा लो, इंडल्ज करो। सॉफ्ट ड्रिंक्स फेंक दो, आपको क्या जरूरत है सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने के लिए? अब लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स फेंक देते और फ्रूट जूस पीते हैं, बोथ आर इक्वली बैड। यस। बोथ आर इक्वल। पानी पियो ना यार, simple। पानी पियो, नींबू वही, पानी पियो, वही, छाछ वही। पियो, वही। नारियल पानी पियो। एब्सोल्युटली। सो ये जनरलाइज दे रहा हूँ मैं कोई स्पेशलाइज न्यूट्रिशन एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। और उस तरह से करो। और जनरली वेकेशन पे भूख भी आपको ज़्यादा लगता है, सो दैट्स गुड। भूख लगे तो ट्राई टू ईट हेल्दी। एटलीस्ट 15 दिन में से 10 दिन ट्राई टू ईट हेल्दी, 5 दिन ठीक है आप इंडल्ज कर सकते हो। और अल्कोहल वगैरह तो वो सबका हर एक का सब्जेक्टिव है बस, मतलब वो हम लोग तो टच भी नहीं करते, मतलब बट दैट्स अगेन अप टू यू, बट अगेन ट्राई टू अवॉइड। वो तो यूनिवर्सली अनहेल्दी है अल्कोहल लेना, वो वेकेशन पे लो या घर पे लो, वो तो मतलब वो, बट अगेन हर एक का इंडिविजुअल चॉइस, हम क्या बोले उसमें। सो इन जनरल अगर खाने की बात करें तो मेरे समझ में ये आया है अब तक कि थोड़ा सा खाना कंट्रोल ही करना चाहिए। वो तो घर में भी करना चाहिए, वो तो एवरीवेयर करना चाहिए। कम खाने वाला आदमी इज ऑलवेज हेल्दी। कम मतलब मैं कम नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कम खाओ, एडिक्वेट खाने वाला आदमी। ओवर ईटिंग मत करो, जितना चाहिए उतना। ओवर ईटिंग, और आपके बॉडी को पता होता है, Exactly. ओवर इंटेलिजेंस करोगे तो फिनिश। और हम लोग एथलीट नहीं है कि जिनको इतना इतना कैलोरीज खाना पड़ेगा। राइट राइट। हम लोग वो कौन, फेल्प्स, माइकल फेल्प्स नहीं है, उसका वर्कआउट ही इतना हैवी, उसका रिक्वायरमेंट ही इतना है सर। वो 10-10 हजार कैलोरीज उसका खाता था वो। रिक्वायरमेंट। अब देखो, अब वो इतना खाता नहीं होगा व्हेन इज नॉट कॉम्पिटिटिव। नहीं एब्सोल्युटली। हम लोग एथलीट नहीं है, हम लोग जनरल पब्लिक है, मतलब मैं एथलीट हूँ, बाकी लोग जनरल। सर फिर भी आई डोंट ओवर इट, आई नेवर ओवर इट, आई कांट। करना भी नहीं चाहिए सर, क्योंकि ओवर ईटिंग से स्टमक के प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी शुरू हो और वेकेशन पे ओवर ईटिंग होता ही है। यस एब्सोल्युटली। देखो यार, छोटे बच्चों को हो तो आई कैन अंडरस्टैंड, वो एज ऐसा होता है कि दे आर टेम्पटेड। एडल्ट्स का नहीं होना चाहिए, उतना तो कंट्रोल होना चाहिए। छोटे बच्चे को लगा एक आइसक्रीम 2 आइसक्रीम, चलो यार लो, छोटा है। हालांकि उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। आजकल तो वो केस हो गया कि उनको भी कंट्रोल करना जरूरी है, कि उसमें भी ओबिसिटी बढ़ रहा है। बट चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, क्या 1-2 साल खाएगा, वो बंद करेगा, उसके बाद आप तो कंट्रोल करो। राइट सर। तो इन जनरल अगर वापस हम खाने की बात करें तो शुगर कम खाना चाहिए। प्रोसेस शुगर, प्रोसेस फूड, पैकेज्ड फूड, वो तो यूनिवर्सल है। वो तो यूनिवर्सल, घर में हो या बाहर हो, वो तो कम ही खाओ यार।
एक मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, बहुत ही फ़नी आपको शायद लग सकता है और लोगों को भी। पर गाइज अगर पॉडकास्ट चले और मैं सवाल ना पूछूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर यह सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा। रोटी खानी चाहिए या राइस खाना चाहिए? दोनों गलत नहीं है, दोनों बुरा नहीं है, कितने आप कितना खा रहे हो उस पे है। रोटी कौन सा बोल रहे हो आप, मिलेट्स का बोल रहे हो या जवार, या मतलब नहीं, जवार वीट मिलेट्स ही है। वीट वीट इन जनरल आई एम टॉकिंग वीट इज़ इन। ओके, कोई इशू नहीं है, इशू नहीं है। आई डोंट ईट वीट, आई ईट जवार बाजरा। वीट इज़ फाइन यार, वीट राइस इज़ ऑल्सो फाइन, उसको इतना विलीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। कम खाओ, उसके साथ सब्जी ज़्यादा खाओ या नॉनवेज ज़्यादा खाओ या दाल ज़्यादा खाओ, इट्स एज सिंपल एज दैट। उसका प्रोपोर्शन कम रखो। बिल्कुल एलिमिनेट करने का मतलब है कि आई डोंट थिंक सो। वही आप क्या है ना, ये ऐसे फैशन फैड्स आते हैं ऐसे। अभी ग्लूटिन का फैट बहुत चला ग्लूटेन एकदम, ये एकदम, अरे यार सालों साल से हम लोग रोटी खा रहे हैं, तो क्या रोटी में गलती, वो किस तरह से आप ग्रेन किस तरह से प्रोसेस हो रहा है उसका प्रॉब्लम है। है। राइट। प्रोसेस जितना आप करोगे, जितना ग्रेन को और खाओगे, वो इशू है, वो वीट के साथ इशू नहीं है। आप फार्मर जो वीट खाता है वो पक्का वीट होता है, वहाँ से विथ हस्क होता है, वो तो अच्छा ही है। प्रोसेस जो होता है उसका इशू है। तो रोटी खाना चाहिए क्या, ऑफकोर्स खाओ, ट्राई टू अभी सो कॉल्ड ऑर्गेनिक करने की कोशिश करो, पैकेज कम लो जितना पॉसिबल हो। हालांकि आजकल की ज़िंदगी में वो पॉसिबल नहीं है। रोटी खा सकते हो, अगर खाना है तो दोनों एक साथ मत खाओ, एक बार रोटी खाओ एक बार राइस खाओ, दैट यू कैन डू, बट प्रोपोर्शन उसका कम रखो। पर अगर मैं ये आपको ऑप्शन दूं कि आपके पास या रोटी और राइस आपके सामने है, व्हाट वुड यू पिक? अगर वही ऑप्शन हो तो आई वुड पिक राइस। राइस। क्यों? उसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट जवाब नहीं है, बट राइस इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड यू कैन कंबाइन राइस विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई वुड गो फॉर राइस, पर्सनल टेस्ट भी, बट अगेन इन प्रोपोर्शन। ऑफ कोर्स, बिकॉज इवेंचुअली इट्स अ बट अगर कार्ब्स। आपने मुझे बोला कि जवार रोटी और राइस, तो जवार रोटी। बाजरे का रोटी और राइस तो बाजरे का रोटी, जो भाकरी बोलते हैं हम लोग। बिकॉज ऑफ द फाइबर्स। फाइबर्स और ओवरऑल इट्स, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वगैरह देखा जाए, बाकी अगर इंसुलिन स्पाइक देखा जाए तो काफ़ी मॉडरेट है एज कम्पेयर टू, ओवरऑल गुड फॉर द सिस्टम। अगेन सम स्पेसिफिक इश्यूज कुछ लोगों को हो सकता है जवार के साथ भी, बड़ा वो इंडिविजुअलाइज्ड है, जनरली नहीं होता है। नहीं सर, आजकल वो कौन सी तो टेस्ट आती है, उस वो अगर टेस्ट आपने की तो आपको पता चलता है कि आपको कौन कौन से फूड्स के साथ, मतलब आपको रैशेस आ सकते हैं, या फिर उसको क्या एक शब्द है यार, एलर्जी, वो यार आपको आ अभी वो सकती है। एलर्जी आने दो फिर टेस्ट करो, उसके पहले टेस्ट मत करो। वैसे तो मुझे किसी की भी एलर्जी हो सकती है, मतलब यार अगर मैं कुछ चीज़ खाता ही नहीं तो उस टेस्ट में क्यों पैसा कमा रहे हो। राइट। और एलर्जी इतनी बड़ी चीज़ है, एलर्जी कुछ लाइफ लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जीज भी होती है, बट वो अब इतना अगर है तो देन यू हैव टू गो फॉर दैट। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं अगर मैं रिलेटिवली अगर मैं मिलेट्स खा रहा हूँ और अगर मैं व्हीट खा रहा हूँ, मिलेट्स खाने से मुझे ज़्यादा हल्का लग रहा है, आई एम फीलिंग मच मोर यस एनर्जेटिक, तो यस, मिलेट्स आर फॉर माय बॉडी। एब्सोल्युटली। सिंपल है, वो सब्जेक्टिव है ना, उसके लिए टेस्ट करने की क्या जरूरत है। टेस्ट विल बी इन केसेस वेर यू आर एक्सट्रीमली इंटॉलरेंट, आपको वॉमिटिंग हुआ है, आपको फूड पॉइजनिंग हो रहा है रेपिटेडली वो खाने से, देन यू हैव टू गेट योरसेल्फ टेस्ट। एब्सोल्युटली। छोटे चीज़ों के लिए आई वुड नॉट गो फॉर लॉट ऑफ टेस्टिंग। इट्स लाइक सेइंग कि अभी अगर मैंने हार्ट के सभी टेस्ट मुझे करना है, करो, रिस्क फैक्टर्स हो तो ज़रूर करो, लेकिन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो निकलने वाला है, निकलने ही वाला है। सबका ही राइट निकलता है। राइट राइट। इसलिए द सेंसिबल डॉक्टर्स विल ऑल्सो से कि अगर सिम्टम्स नहीं तो जनरली डोंट गो फॉर इट। सिम्टम्स है तो ऑफकोर्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, ही इज द एक्सपर्ट, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन ये क्या मुझे ये एलर्जी है ये देखने के लिए एक टेस्ट करना, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट। एलर्जी होने के बाद जरूर टेस्ट करो और उसको एलिमिनेट करो, तो समझ में आएगा आपको, सिंपल एज दैट। अननेसरी कि आप कुछ ना कुछ एलर्जी तो होना ही है, राइट। और आपको समझ में आएगा कि ये खाने से मुझे तकलीफ हो रहा है, एलिमिनेट करो उसको, ओके। सिंपल है। लॉजिक ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करोगे तो बेटर होगा। आई एम नॉट अगेंस्ट टेस्टिंग एट ऑल, टेस्ट करो जैसे मैंने बोला, लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशंस में इट हेल्प्स। राइट। आई वुड नॉट गो फॉर दैट। फन के लिए आप टेस्ट मत मत करो। और करो। वो क्या होता है ना, वो साइकोलॉजिकली इनबिल्ट हो जाता है आपको एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कि अरे अभी ये नहीं है, अभी ये है, अभी वो, यू बिकम ऑब्सेसिव अबाउट दैट, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। आपका Absolutely. आपके फैमिली को प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम, मेंटली आपका हमेशा यू विल नॉट बी हैप्पी, या आप फंस जाते हो उसमें। आई वुड सजेस्ट दैट नॉट। और Okay. अगर आपको ऐसे लग रहा है तो यू गो टू साइकेट्रिस्ट एंड गेट योरसेल्फ चेक कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ये टेस्ट करना चाहिए।
एटलीस्ट ही इज़ एन एक्सपर्ट, ही विल गाइड यू कि यार आपका थिंकिंग पैटर्न ये है, आपको ये चेंज करना पड़ेगा वगैरह उसके लिए. एब्सोल्युटली. दैट इज़ अ मच बेटर ऑप्शन. और साइकेट्रिस्ट के पास जाना कोई बिल्कुल बुरी बात नहीं है. बिल्कुल नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल. व्हाई नॉट? नॉट एट ऑल. तो सर अभी हम पॉडकास्ट में के अंत तक आ चुके हैं. तो अगर समराइज करना चाहो तो ट्रैवल करते टाइम आपको एक बार वापस क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो एक बार आप अगर बता सको तो. एक तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखना है कि ट्रैवल में मेरा फिटनेस कम नहीं होने वाला, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज ऑलरेडी फिट, और जो फिटनेस का ये है. एब्सोल्युटली यस. तो वो फिर उसके खुद को ज़्यादा तकलीफ ना दे कि यार मैं इतना ही भी नहीं कर सका ये, बिकॉज आपका फिटनेस कम होने वाला है, स्पेशली स्ट्रेंथ आपका कम होने वाला है. सो यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आपका 30-40%, मैं रफ बोल रहा हूँ, 30-40% आपका फिटनेस कम होने वाला है. कार्डियोस्पेक्टर एंड्योरेंस में जनरली इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू कैन हैव एक्सेस, और आप जैसे मैंने बोला बाहर ब्रिस्क वॉकिंग करके, जॉग करके आप ये कर सकते हो. मतलब आप 30 मिनट 35 मिनट निकाल सकते हो. तो कार्डियोस्पेक्टर एंड्योरेंस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा आप कौन से एल्टीट्यूड पे हो, कौन से इसमें, तो बट दैट विल इनफैक्ट बी मोर चैलेंजिंग, दैट विल गिव यू मोर कंडीशनिंग. तो अगर मैं हाइट पे जा रहा हूँ वेकेशन के लिए, तो दैट विल बी, बिकॉज द एयर इज मच थिनर, मेरे हार्ट के और मेरी लंग्स की कैपेसिटी को ज़्यादा चैलेंज करेगा वो. सो इनफैक्ट दैट इज़ अ गुड थिंग. ऑफ कोर्स कितने दिन जा रहे हैं वो भी है, बट दोज आर टेक्निकल डिटेल्स अपार्ट. एग्जैक्टली. स्ट्रेचिंग और जो फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड होता है, तो आप योगा वगैरह तो एवरीडे कर सकते हैं. मेडिटेशन, प्राणायाम तो यू कैन डू इट एनीवेयर. देयर आर सच ग्रेट एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटीज़, वो तो आप कहीं भी कर सकते हो. स्ट्रेंथ में आपको फर्क पड़ेगा, जैसे मैंने बोला, तो आपको बॉडी वेट TRX के साथ उसको करना है. अगर जिम का एक्सेस तो जिम में कर लो, पर अगर जिम का एक्सेस नहीं है तो यू हैव टू प्ले अराउंड इट. तो कुछ होटल्स में जिम का एक्सेस होगा. जनरली आजकल ऐसा नहीं होता है, जिम विल बी देयर, बट इक्विपमेंट प्रोफाइल वो नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग, क्योंकि बहुत बार कुछ रिजॉर्ट्स में जिम इज ओनली वो वेट्स पे से ज़्यादा फोकस कार्डियो या ट्रेडमिल पे ज़्यादा होता है, या फिर इलेक्ट्रिकल वॉकर पे होता है. सो वो थोड़ा सा लिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा. अगर जिम्स में आपका लिमिटेड एक्सेस है, और अगर एक्सेस है तो आप कर सकते हो, या फिर बॉडी वेट TRX कर सकते हो. TRX बैंड ले जाने में कोई मतलब नहीं. ऑफकोर्स यू शुड बी ट्रेन टू डू TRX, वो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है. बेसिक एक्सरसाइज उस पर आपको करना है, जैसे स्क्वाट्स है, रोइंग है, पुशिंग है. उस पर ज़्यादा फैंसी एक्सरसाइज करने के लिए मत जाओ. देयर आर मेनी फैंसी एक्सरसाइज ऑल्सो, देयर आर मेनी डिफिकल्ट एक्सरसाइज ऑल्सो. तो उस हिसाब से आप कर सकते हो. तो स्ट्रेंथ में देयर कैन बी इशू. आई डोंट थिंक कार्डियोस्पेक्टर एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी में पड़ेगा उतना, मुझे कोई भी फर्क वैसे लग रहा है. कोई नहीं फर्क पड़ेगा. एक्चुअली इनफैक्ट यू कैन ट्राई एंड टेस्ट योरसेल्फ इन अदर डिफरेंट कंडीशंस ऑल्सो, रनिंग में या फिर जैसे वॉकिंग में बोल रहा हूँ. राइट. वेल गाइस, तो ये था आज का पॉडकास्ट ट्रैवल एंड फिटनेस के बारे में, जिसमें हमने बात की थोड़े से फिटनेस के एस्पेक्ट की, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप कैसे अपनी करंट फिटनेस लेवल मेंटेन कर सकते हो, ये आपने देखा. हालांकि आपने ये भी जाना कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने वाली है. और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ थे मिस्टर सिद्धार्थ विजय सरपोद्दार. सर थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू. और वापस एक बार आप अपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप आए, और हमारा मैं क्या अमिताभ बच्चन नहीं हो, तो इसलिए मेरे नहीं सर द गेस्ट इज द गेस्ट इज द गेस्ट. अपने टाइम निकाल कर आए, वो ज़्यादा बड़ी बात है हमारे लिए. सो गाइज, अगर इस पॉडकास्ट से आपको कुछ हेल्प मिलती है, वैसा ही मेरा उद्देश्य है, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे टॉपिक्स हो जो यहाँ पर डिस्कस किए जाए, तो भी काउंट डाउन बिलो. और अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल, विच इज़ ऑफ कोर्स फिट ऋषि व्लॉग्स. और जल्दी ही मिलेंगे, ट्रैवल व्लॉग भी आने वाले हैं, पॉडकास्ट भी आने वाले हैं. सो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन.